नमस्कार, मैं हूं विशेष शुक्ला। दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप खुद को महफूज रख रहे होंगे और स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। जिंदगी को महसूस करने के लिए दो चीजें बहुत अहम होती हैं, पहला आंखों से देखकर और दूसरा दिल से महसूस कर। इसलिए इन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है, खासकर तब जब आप डायबिटीज के पेशेंट हो। तो चलिए आज के वेबिनार में हम बात इन्हीं तीनों पर करते हैं ताकि आपका दिल जमा रहे, आंखें खूबसूरत रहें और डायबिटीज के बावजूद आप हेल्दी लाइफ जी सकें। ये सब कैसे होगा, ये बताएंगे हमारे साथ मौजूद जाने माने एक्सपर्ट्स। तो चलिए पहले हम उनसे आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले पैनलिस्ट हैं फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला वेबिनार के लिए। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी, आप जाने मानी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपका भी शुक्रिया। हमारे तीसरे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर संतोष जी, आप रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला लोगों के जवाब देने के लिए। मैं तीनों ही पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए वेबिनार शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी के पास। डॉक्टर साहब, डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है कि कभी ना कभी डायबिटीज इस लेवल पर आती है कि हार्ट या आइज पर इफेक्ट करती है, तो ये उस लेवल पर ना जा पाए। डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए, डायबिटिक पेशेंट क्या करें कि उनका दिल भी सही रहे और आंखें भी सही रहे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये कई बार जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअली डायबिटीज में केवल शुगर और शुगर के बारे में चर्चा ना करें। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अंगों को खराब कर देती है, जिनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो आप आज हमारे बीच एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर संतोष, आंखों का प्रॉब्लम और हार्ट का प्रॉब्लम। इसके अलावा गुर्दे का प्रॉब्लम और लीवर का प्रॉब्लम भी डायबिटीज में होता है। और ये वस्तुतः एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को खराब कर देती है। तो डायबिटीज को केवल ब्लड शुगर की तरह ना देखें, और अगर शुगर आपका केवल कंट्रोल है तो आप बीमारी का केवल 10% और 15% हिस्सा ही आपका सही है। एक सही इलाज वो है जो आपके अंगों की खराबी का सही आकलन कर पाए और इनकी खराब होने से बचने की समय रहते व्यवस्था कर पाए। अदरवाइज ये इस पे एक बार असर पड़ता है तो बाद में इसको सही कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो हमारा अगर एक लाइन में संदेश यही है कि डायबिटीज अंगों को खराब करने वाली बीमारी है, इसको केवल शुगर बढ़ने की बीमारी जैसा न समझें। डॉक्टर पल्लवी जी, इसी सवाल को आगे ले जाते हुए कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उस समय उसको आप क्या एडवाइस देंगी, उसको किस तरह के रेगुलर चेकअप कराने चाहिए जिससे उसको पता चले कि उसका हार्ट सही है कि नहीं है? जी विशेष जी, देखिए बेसिकली ऐसा है ना कि कोई भी, जैसा डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको सिर्फ खून में चीनी बढ़ने की मात्रा, मतलब खून में चीनी बढ़ने की बीमारी ना माने, बल्कि इसको विभिन्न अंगों के इन्वॉल्वमेंट की बीमारी माने। और सपोज कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसको कोई हार्ट के भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो भी हम लोग ये मानते हैं कि अगर उसके में रिस्क फैक्टर हैं तो डेफिनेटली आगे चल के उसको हार्ट की बीमारी आएगी। जैसे अगर किसी को डायबिटीज का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया है, किसी की फैमिली में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि उसका व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यदि व्यक्ति का वजन बढ़ा है, यदि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रहता है, व्यक्ति स्मोकर है, व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है, तो ये विभिन्न तरीके की चीजें हैं जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता, इमोबाइल टाइप का है, या फिर फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उतना एक्टिव नहीं रहता, तो ऐसे लोगों में आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग इसको काफी इनिशियल लेवल पर ही रिस्क फैक्टर के माध्यम से पकड़ते हैं और वहीं से प्रिवेंशन स्टार्ट कर देते हैं। अब यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो जिस स्टेज पे है, जैसे मान लीजिए किसी को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, या किसी को कभी उसका हार्ट फैल गया था, उसको हार्ट फेलियर हो चुका है, या यदि उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल उसका बहुत हाई रहता है, तो हम लोग उस समय उसकी बीमारी की स्टेज का आकलन करके और वहां से उसको प्रिवेंशन करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन,
टर्शियरी प्रिवेंशन सब पॉसिबल है। और डायबिटीज में हम लोग जिस तरीके से मरीजों को देखते हैं, हम लोग हमेशा उन्हें यही एजुकेट करते हैं कि इसमें सारे अंगों की सारी प्रॉब्लम को समय रहते बचाया जा सकता है, बशर्ते हमें इसकी जानकारी हो, हमें इसमें कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लेना है और अपने खान पान में परिवर्तन कर लेना है। तो जो मेरा संदेश है वो यही है कि हम लोग डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम को बचा सकते हैं, और ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि मैक्सिमम लोगों को हार्ट की जो सीवियर प्रॉब्लम होती है वो ना हो। और इसका ड्राइवर हम लोग कहते हैं मरीज खुद है, जो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है एक्चुअली। डॉक्टर संतोष जी, इसी सवाल को और आगे ले जाते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट की आंखें, उसकी विजन कैसे इफेक्ट करता है डायबिटीज उसकी? एक्चुअली डायबिटीज से क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और सिर्फ शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारे आंखों का पानी होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर में भी शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो आंखों का लेंस होता है वो लेंस स्वेल करने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आंखों का जो रोशनी होनी चाहिए, जो रेटिना पर इमेज बनना चाहिए, वो ब्लर हो जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को कंप्लेंट होता है कि उसको नजर की कमजोरी हो जाती है। इसके साथ में ही शुगर बढ़ने की वजह से आंख का जो रेटिना होता है, जिसको पीछे का पर्दा बोलते हैं, उस पर्दे में स्मॉल ब्लड वेसल्स में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, जिसको माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। इसकी वजह से आंखों के पर्दे में खून उतरना या मैकुलर डायबिटिक मैकुलर एडिमा होना हो जाता है, जिससे कि नजर काफी कमजोर हो जाती है। और ग्लूकोज का ही, जैसे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर गया है, तो उस ग्लूकोज का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है सॉर्बिटॉल। ये क्या करता है कि जो लेंस है, लेंस में क्लाउडीनेस कर देता है, जिससे जो कैटरेक्ट नाम की जो बीमारी होती है, जो जनरली ओल्ड एज में होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज से सीधे सॉर्बिटॉल उसके लेंस में क्लॉडिनेस करता है, तो अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट होने का बहुत चांस रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो फिर पेशेंट को नजर की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके साथ ही साथ एक प्रोसेस होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी कि जैसे हम लोग दूर का चीज देख रहे हैं और अगर तुरंत नजदीक का देखें तो वो भी हम देख पाते हैं, दूर का नजदीक का हम दोनों साइमल्टेनियसली देख पाते हैं, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में एकोमोडेशन भी लॉस्ट हो जाता है। तो सारी चीजें हैं जिसमें हमको शुगर लेवल का कंट्रोल रखें, इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये इन साइंस को अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट को अगर ये होता है, उसको जल्दी से जल्दी इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई डॉक्टर को दिखा करके अपना इलाज करवाना चाहिए। आंखों को लेकर क्या कोई रूटीन चेकअप भी कराना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को? एग्जैक्टली, जैसे ही पेशेंट को मालूम पड़े कि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उनको डायबिटिक मेडिसिन स्टार्ट कर दिया गया है या कोई उनको डायबिटीज बताया गया है, उनको इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल करके अपनी रेटिना का और अपनी दवानी चाहिए, जो कि शुरुआती जांच बहुत ही आसान होता है। और ये रूटीनली, जैसे डायबिटीज RBS ब्लड रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक किया, अगर इंक्रीज है तो ये एक रूटीन चेकअप है कि आई टेस्ट भी कराया जाए, रेटिना की जांच कराया जाए, क्योंकि साइंस पहले हमको दिख जाते हैं। पेशेंट को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन रेटिना में उसके प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। इसलिए एज सुन एज डायबिटिक डिटेक्ट हो, इमीडिएटली पेशेंट को आई टेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर आशुतोष जी कहते हैं कि डायबिटीज एक बार हो जाए तो फिर ये उम्र भर साथ रहती है, तो क्या ये सही है या फिर डायबिटीज ठीक भी की जा सकती है? नहीं, सही बात है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये, और ये बहुत तर्क संगत है कि ये हम लोग आज के इस समय में साइंस के तराजू पर इस सवाल का जवाब खोजें कहीं। तो अगर आप बात करते हैं इसको एविडेंस एज ऑफ नाउ जो डायबिटीज के हैं, उसके हिसाब से कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि डायबिटीज के मरीजों में 20 से 25% के आसपास ऐसे मरीज होते हैं
जिनको पूर्णतया ठीक किया जा सकता है। 2017 अगस्त में एक ट्रायल आया था जिसका नाम हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ट्रायल। डायरेक्ट ट्रायल में क्या था कि ऐसे डायबिटीज के मरीज जिनका डायबिटीज का ड्यूरेशन, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही डायबिटीज पता चला हो, जो 4 से 5 साल के अंदर हो, जिनमें मोटापा हो और उन्होंने अपना वजन 10% तक रिड्यूस किया है, ऐसे लोगों में डायबिटीज को पूर्णतया ठीक किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म्स देते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, मतलब डायबिटीज को वापस कर देना, ठीक कर देना। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कुछ मरीजों में जिन्होंने वेट लॉस अच्छे से किया है, और जितना ज्यादा मोटापा होगा और वेट लॉस जितना ज्यादा होगा उतनी ही डायबिटीज पूर्णतया ठीक होने की संभावना ज्यादा है। और आपका डायबिटीज का ड्यूरेशन 6 या 6 साल से ज्यादा होने पर डायबिटीज की जड़ से ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। अब यहाँ एक जिम्मेदार डॉक्टर और एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हम लोगों को इसको एक साइंस के तराजू में इसको तौलना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप सारी दवाइयां छोड़ के रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के लिए कोशिश करने लगे। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि क्या आपकी डायबिटीज पूर्णतया ठीक की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। आपका डॉक्टर साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर यह निर्णय जरूर ले सकता है कि डायबिटीज आपकी पूर्णतया ठीक की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो अगर इसको समराइज करें तो हाँ, डायबिटीज 20% लोगों में पूर्णतया ठीक की जा सकती है, और अगर इसको करना है तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ 2.5 ईयर, 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर अगर मरीज वजन कम करता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है, तो उन 20% लोगों में इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि 20% लोगों में जड़ से ठीक हो सकती है। बस 2 चीजें करनी होगी, एक एक्सपर्ट डॉक्टर पास जाना चाहिए और दूसरा खुद से कोशिश करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मैम आपके पास आते हैं, दिल की बात होती है, दिल बहुत इशारे करता है, तो जब दिल बीमार होता है तब भी बहुत इशारे करता होगा। वो क्या इशारे होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जब हमको पता चल जाता है कि हमारा दिल बीमार हो रहा है? देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने सभी क्वेश्चन रेलेवेंट और जनता के हिसाब से तैयार किए हैं। देखिए, एक तो ये हो गया कि आपने पूछा कि दिल क्या इशारे करता है, और हम तो कहेंगे कि इसके पहले भी इशारे मिलते हैं जो शरीर कर रहा होता है। जैसे जब हम लेस एक्टिव होते हैं और धीरे-धीरे हमारी कमर का घेरा बढ़ने लगता है और मोटापा आने लगता है। हमारी गर्दन की मोटाई बढ़ने लगती है, और ये गर्दन के पीछे एक, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के गर्दन के पीछे एक फैट इकट्ठा होने लगती है। तो गर्दन के पीछे फैट इकट्ठा होना, हमारी कमर का घेरा बढ़ने लगना, हमारा जो है फिजिकल इनएक्टिव होने लगना, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगना, ये सब भी इशारे हैं कि आगे चल के शुगर अनकंट्रोल्ड होना, कि आगे चल के हमको हार्ट की बीमारी आएगी। ये सबसे पहला मोमेंट है। फिर बाद में जो हमें सिम्पटम्स फील होते हैं, कई बार सीने में भारीपन होना, चलने में थकावट होना, सीढ़ियां चढ़ने में थकावट होना, दोनों पैरों का भर जाना, कुछ भी काम करने में थकावट होना, कई बार सांस फूलना, पैरों के आसपास थोड़ा सूजन आ जाना, ये सब अलग-अलग कुछ-कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसमें बहुत सा पोर्शन जो है वो विदाउट सिम्पटम्स होता है, और कई बार आपने सुना होगा कि बंदा बिल्कुल हेल्दी था, सब कुछ अच्छा था, फिर भी हार्ट अटैक हो गया, या फिर भी सडन हार्ट फेलियर हो गया, या सडन डेथ हो गई, एरिथमिया हो गया। तो बहुत से लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है डायबिटीज की तरह, और ये कई बार अचानक आता है, और लेकिन कई बार हम लोग को सिम्पटम्स देता है एंजाइना के फॉर्म में, सूजन के फॉर्म में, थकावट के फॉर्म में, सीने में दर्द के फॉर्म में, सूखी खांसी कई बार आती है कुछ लोगों को जब लंग इन्वॉल्वमेंट भी साथ में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सांस फूलना, थकावट महसूस करना, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। लेकिन इसके एग्जैक्ट सिम्टम्स हो ही सब में जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये जरूरी नहीं। इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रॉनिक डिजीज, एक एक्यूट डिजीज। हम लोग ज्यादातर लोग जो है वो क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट सेटअप होता है और उनमें हार्ट की डिजीज होती है। तो किसी को भी 100% क्लियरेंस बिना उसके सारे रिस्क फैक्टर दिए हम लोग नहीं दे सकते। मुझे बहुत लगता है अच्छी शायद जानकारी आप आपने, मैं बताऊं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि दिल के इशारों का इंतजार मत करिए, इशारे उससे पहले मिल जाते हैं। अगर उस समय हम सावधानी बरतेंगे तो शायद वहां तक पहुंच ही ना पाए। बिल्कुल। डॉक्टर संतोष जी, क्या डायबिटीज रिजल्ट के रूप में ग्लूकोमा तक जा सकती है? एग्जैक्टली, ग्लूकोमा से क्या होता है कि हमारे आंखों में जो ऑप्टिक नर्व होता है उसका स्लोली
डिजनरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आंखों में इर्रेपरेबल लॉस होता है, लेकिन इसको वापस नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो होता क्या है एग्जैक्टली कि एक्वस ह्यूमर जो आंख का पानी होता है उसमें शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से जो आंख का पानी बना वो वापस ड्रेन होता है, आंख से बाहर निकलता है, ब्लड वेसल में जाता है, वो जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। आंख का प्रेशर बढ़ता है, फिर जो पीछे ऑप्टिक नर्व होती है उसमें ऑप्टिक नर्व का लॉस होता है, तो फिर ग्लूकोमेटस चेंजेस होने लगते हैं, ग्लूकोमा होने लगता है। और इसका जो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उनको ग्लूकोमा हुआ है, क्योंकि उसकी सामने की जो दृष्टि होती है, सामने जो नजर जहाँ तो देख सकते हैं वो ठीक रहता है, लेकिन पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन होता है, साइड साइड का जो विजन होता है वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होने लगता है, और जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर विजन, यानी केवल सामने का पोर्शन पेशेंट को दिखाई पड़ता है और बाकी साइड साइड का उसको दिखाई नहीं पड़ता है। और ये इतना स्लोली होता है कि पेशेंट को इसका अंदाजा ही नहीं लगता है। इसलिए जरूरी है कि अगर डायबिटीज आपको है, डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो रेगुलर अपना आई टेस्ट कराते रहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलते रहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपके रेटिना का जांच करेंगे। रेटिना का जांच करने के लिए आपको पहले डायलेट करते हैं, पुतली फैला करके रेटिना को विजुअलाइज करते हैं। दूसरे ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट्स होते हैं, इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, उससे अंदर देख करके रेटिना का स्टेटस पता करते हैं। फिर आंख का प्रेशर कहीं तो इंक्रीज नहीं कर रहा है जो बाद में जाकर ग्लूकोमा कर सके, वो चेक करने के लिए जो आंख का प्रेशर होता है उसको इंट्राऑकुलर प्रेशर बोलते हैं। इंट्राऑकुलर प्रेशर की जांच होती है रेगुलरली। तो अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल है, पीछे का पर्दा में ऑप्टिक नर्व में कोई लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, और इसके साथ ही साथ एक होता है पेरीमेट्री, जिससे मालूम पड़ता है कि पेशेंट को एग्जैक्टली पेरिफेरल विजन है कि नहीं है, या अगर थोड़ा सा भी पेरिफेरल विजन में लॉस है तो पेरीमेट्री करके उसकी वो जांच की जा सकती है। तो इन सब चीजों का जांच करके पेशेंट को अच्छे से इवेलुएट करते हैं, और अगर कोई शुरुआती लक्षण दिख रहा है तो फिर डायबिटोलॉजिस्ट, जो डायबिटीज जहाँ मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनसे मिल करके, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपना ट्रीटमेंट दे करके एक कलेक्टिव टीम वर्क के रूप में हम लोग डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये बिल्कुल संभावना है कि डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोमा भी हो जाए। डॉक्टर आशुतोष जी, अक्सर कहा जाता है कि उम्र के साथ डायबिटिक्स बीमारी आती है, लेकिन अब तो केस बहुत कम एज में आने लगे हैं, बच्चों को भी डायबिटिस हो रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? और ऐसे समय जब छोटे बच्चों को डायबिटिस हो रही है तो पेरेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, उनको क्या करना चाहिए? बात यह है कि डायबिटीज जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम लोग एक साथ क्लब करते हैं कि वो शुगर बढ़ा हुआ है। वस्तुतः ये ऐसा है नहीं। बहुत ढेर सारे हेट्रोजिनस चीजें होती हैं, बहुत ढेर सारा कारण होते हैं, और ये डायबिटीज एक जैसी होती नहीं है। आप ये समझिए कि अगर एक अच्छे डायबिटीज के क्लिनिक में हम लोग पैरामीटर्स इवैल्यूएट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 900 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि परम्यूटेशन कम्युनिकेशन के हिसाब से चलते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि हर एक डायबिटीज अलग है। अगर आप जैसे कॉमनली पाई जाने वाली डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, तो हाँ, इसका इंसिडेंस आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये दिन प्रतिदिन नए नए लोगों में होता जा रहा है। और आप देखेंगे कि अगर माता पिता को डायबिटीज 50 साल की अवस्था में हुई है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये 40 साल में, और उनके बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन में 30 इयर्स में हो रही है। और ये आजकल तो 18 से 20 साल के बच्चों को भी, जो अभी हाल फिलहाल में अभी जस्ट अपने 12th पास करके कहीं कंपटीशन की तैयारी के लिए या कहीं और जा रहे होते हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, अचानक से उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज हो गया। और ये डायबिटीज वो डायबिटीज है जो पहले हम लोग 40 से 50 साल के उम्र के लोगों को बाद में ही देखते थे। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो हमारी सोसाइटी में होता जा रहा है, और ये यंगर जनरेशन को शिफ्ट करता चला जा रहा है। क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जो उन्नत अपना भविष्य देखते हैं, तो हमारे युवाओं का स्वस्थ होना और हमारे युवाओं का जीवन लंबा और अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा में
काम किया जाए और इसके डिफरेंट जो कारक हैं इसके बारे में जरूर बात की जाए। तो आपने जो बात पूछा है, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ उन युवाओं तक पहुंचने का, बात करने का कि आप कैसे अपने आप को डायबिटीज से के फंदे में फंसने से बचा सकते हैं। पहली बात, जीवन एक मैराथन रेस है, लंबी रेस है, कोई जल्दी नहीं है। रिलैक्स रहें, अपने जीवन के साथ न्याय करें, उसको सही भाग में बांटें, जैसे एक्सरसाइज का सही समय, खान पान का सही समय और सोने का सही समय, ये होना चाहिए। कोई गाड़ी नहीं छूट रही है, कोई जल्दी नहीं है। लाइफ एक ऐसी चीज है जो चलती रहती है। अगर आप सही तरीके से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो आप अपने पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। इसकी एंजाइटी को आपको छोड़ देना चाहिए जो आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सूरज की रोशनी से अपना घड़ी मिला लेना चाहिए। हमारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसके हिसाब से हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं और हमारा शरीर का पाचन तंत्र और हमारा शरीर उस सूरज की रोशनी के साथ जुड़ा होता है। और एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से लड़ता रहता है। तो हमारे जहाँ तक आजकल का ट्रेंड देखा गया है, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, दूसरा ये रात में बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहना और रात में टीवी, मोबाइल, स्क्रीन टाइम का ज़्यादा होना, इन एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा होना। लोग आजकल बहुत ज़्यादा चलना फिरना या एक्सरसाइज पसंद नहीं करते। जहाँ देखिए वहाँ बाइक से चलना, पैदल चलना कोई पसंद नहीं करता, लिफ्ट लेना लोग पसंद करते हैं। कोई भी गाड़ी अपने ऑफिस से दूर नहीं पार्क करता। कभी भी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ने में कितना अच्छा है तो वो खेलने में कितना अच्छा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अगर खेलने में बहुत अच्छा है, उसका जीवन बहुत लंबा होगा। वो जितना भी पढ़ रहा है वो उसका परिवार को ज़्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से जो खेलने का और एक्टिविटी का और पढ़ाई का जो बैलेंस है, ये हमारे युवाओं में लगातार खत्म होता जा रहा है, जिसको हमें वापस रीस्टोर करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारतीय खान पान का जो ढांचा है, ये समय रहते जैसे पहले हमारे पूर्वज जैसा खाना खाते थे वैसा खाना हम बिल्कुल नहीं खाते। अगर आप अपनी थाली को अपने दादाजी की थाली से कंपेयर करें तो आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे हमारे जो पूर्वज खाते थे वो क्या खाते थे? फल, सब्जियां, सलाद, छिलके वाला अन्न, दूध, दही, मोटा अनाज, ऐसा खाना खाते थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती थी और इन सारी चीज़ों का काफ़ी समावेश होता है। हम क्या खाते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर, रिफाइंड चीज़ें, मैदा और ऐसी परिष्कृत चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, जलेबी ना, कचौड़ी, पकौड़ी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस हैं। हमारी थाली एक बैलेंस डाइट के रूप में होनी चाहिए जिसमें फल, सब्जियां, सलाद, छिलके वाला अन्न, दूध, दही, मोटा अनाज का सही समावेश होना चाहिए और एक प्लेट मॉडल के हिसाब से हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तो ये वाली टेंडेंसी थोड़ी सी हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तो इसकी तरफ हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, हम लोगों को स्वस्थ खाने की जानकारी देना चाहिए। मेरा अनुरोध है इस प्लेटफॉर्म से कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षाविद अगर इसको सुन रहे हो तो स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करें। डॉक्टरों की एक इसी तरीके की वेबिनार अपने स्कूल में करवाएं कि कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा बदलाव होना चाहिए, ताकि समय रहते हम लोग इसको कर लें। तो इसमें जहाँ तक हो सकता है अगर हम लोग सब लोग मिल के एक साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर से अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं और हम अपने युवाओं को, और ये जो डायबिटीज़ तेजी से होती जा रही है, इनसे हम लोग बड़े आराम से बच सकते हैं। और विदेशी चीज़ों का अंधानुकरण करने के बजाय आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से आत्मसात करके और उसका साइंस के आईने से देखकर अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें, यस, बढ़ रहा है इंसिडेंस, हमारे युवाओं में बहुत तेजी से डायबिटीज़ बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोका जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। और कोई इसके फंदे में आने से बचे, इसके लिए केवल और केवल जानकारी चाहिए। तो हम लोगों का एक स्लोगन है, हम लोग कहते हैं लेट्स एजुकेट टू प्रिवेंट मेडिकेशन। ऐसा उसको एजुकेशन ही दे दें कि उसको बीमारी ही ना हो, ये हमारे समाज का एम होना चाहिए। और हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म
अगर हम कहते हैं डॉक्टरों की तरफ से, तो हमारे सभी डॉक्टर ये चाहते हैं कि सबसे पहले बीमारी हो ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारी हो जा रही है कि हम लोग ओवरबर्डन है। तो ऐसा हमारा देश नहीं चल पाएगा। हमें प्रिवेंशन पे काम करना है, इसको रोकने पे काम करना है, और ये किया जा सकता है, इसका रोड मैप है। बहुत सही आपने जो जानकारी दी उसके हिसाब से कि अगर हमको जिंदगी में ज्यादा समय चाहिए तो कुछ समय खुद को भी देना पड़ेगा। जब खुद को समय देंगे तो शायद जिंदगी में ज्यादा समय ले पाएंगे। मैम आपके पास आते हैं, 3 शब्द होते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। अक्सर हम एक ही मान लेते, सबकी हार्ट अटैक हुआ। इन तीनों अलग हैं, इन तीनों का अंतर आप प्लीज डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ, देखिए, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और सडन डेथ, ये तीनों अलग अलग चीजें और कई बार एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती हैं। अब हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि जो हमारे हृदय में जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जो खून ले जाती हैं, इनमें कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाए और हार्ट को आगे खून की सप्लाई ना मिल पाए। जैसे हार्ट पूरे शरीर को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए अपने पंपिंग एक्शन के लिए और अपने सभी को ब्लड देने के लिए। तो अगर हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हार्ट को आगे खून नहीं मिलेगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। यही हार्ट अटैक ब्रेन अटैक भी होता है, और जगह पे भी जब ऐसा होता है, जब पता चलता है कि ब्लॉकेज हो जाता है ब्रेन में जाने वाली नलियों में, तो ब्रेन अटैक हो जाता है। तो एक्चुअली डायबिटीज में ये तीनों ही चीजें बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक भी, और इसको साइलेंट हार्ट अटैक हम लोग कहते हैं। कई बार साइलेंट होता है हार्ट अटैक डायबिटीज में, मतलब नॉर्मली हार्ट अटैक में चेस्ट पेन आपने देखा होगा, अचानक से दिखाया जाता है, कई बार पिक्चरों वगैरह में भी हम लोग देखते हैं या सीरियल्स में कि अचानक से चेस्ट पे हाथ रख लिया और बहुत दर्द होने लगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार डायबिटीज में तो पता ही नहीं चलता कि दर्द भी हो रहा है और ऑल ऑफ सडन डेथ हो सकती है, और वो कोई ऑनगोइंग हार्ट अटैक होगा। तो इसमें सडन डेथ भी हो गया और हार्ट अटैक भी हो गया। कई बार क्या होता है कि कुछ हम लोग का हार्ट जो होता है वो डायबिटीज में फैल सकता है, या कुछ और भी बहुत से कारण होते हैं, केवल डायबिटीज ही नहीं, हार्ट फैलने के बहुत से कारण होते हैं। और कई बार हार्ट फैलता नहीं, हार्ट मोटा हो जाता है और उसके चैम्बर में ब्लड पूरा का पूरा आ नहीं पाता जितना आना होता है। इन दोनों को ये हार्ट फेल्योर कहते हैं। ये सिस्टोलिक यानी हार्ट के पंपिंग एक्शन में गड़बड़ी होने की वजह से, या हार्ट के बहुत मोटा हो जाने की वजह से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो सकता है, और भी कई कारण होते हैं। तो ये हार्ट फेल्योर होता है। और तीसरी चीज जो आपने कहा सडन डेथ, ये कई बार इन दोनों के परिणाम स्वरूप, या एरिथमिया मतलब हार्ट अचानक बहुत अनियमित गति से बहुत तेजी से धड़क जाए, जैसे हम लोग इसको कहते हैं वेंटिकुलर टैकीकार्डिया या वेंटिकुलर एरिथमिया, इसकी वजह से हार्ट सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो ये तीनों ही चीजें हार्ट के इसमें कॉमन है, और ये तीनों ही चीजें डायबिटीज में होती हैं। और आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोविड का टाइम, तो कोविड विद डायबिटीज में ये चीजें और ज्यादा देखी जा रही की होती, जिसमें कि हार्ट अटैक, क्योंकि कोविड जो है कोरोना, इसकी भी टेंडेंसी है खून की नलियों में ब्लॉकेज करने की, डायबिटीज की भी टेंडेंसी है खून की नलियों में ब्लॉकेज करने की। कोरोना में भी अचानक से जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, इससे मायोकार्डाइटिस होती है और सडन एरिथमिया हो सकता है। डायबिटीज में मैंने बताया कि एरिथमिया हो सकता है। डायबिटीज में चीनी की वजह से हार्ट फैल सकता है, कोरोना में भी हार्ट फेलियर हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने ये जो आज की टॉक आपने रखी है, जिसमें कि डायबिटीज में कैसे हार्ट और आई का हम लोग बचाव करें कोरोना पीरियड में, तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग इनको अच्छे से रखते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, कार्डियक मेडिसिन को ठीक से लेते हैं, खून की नलियों में जो क्लॉटिंग होने की पॉसिबिलिटी है इसको कम से कम रखते हैं, तो आगे चल के हमें, जैसा कि मैं क्वेश्चन देख रही थी, ब्लैक फंगस की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, हार्ट फेल्योर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सब चीजों को कम रखने की संभावना तभी है जब हम लोग अपना डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल रखें और इस पे वो वर्क करें जो हमारा कंसल्टेंट हमें या एक सही डॉक्टर हमें राय देता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और निश्चित ही ये दिल का मामला है, इसको हल्के में मत लें। लोग इसकी गंभीरता को समझे, ये कई तरह के इशारे करता है। डॉक्टर संतोष जी, जब डायबिटीज और विजन की दोनों की बात आ रही तो एक शब्द आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये क्या है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँ। एग्जैक्टली, डायबिटीज से हमारे जो आंख के पीछे का रेटिना होता है, रेटिना इस पर जो इमेज बनाता है, उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। वो उन ब्लड वेसल्स में जो प्रॉब्लम आती है डायबिटीज की वजह से, उसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। और जहां पर सबसे शार्प इमेज बनता है हमारे रेटिना पर, वो होता है मैकुला, और मैकुला में हो जाता है स्वेलिंग, इसको बोलते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा। तो रेटिना की प्रॉब्लम जो डायबिटीज से होती है, उसी को बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी।
और इसका डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को जैसे ही डायबिटीज डायग्नोज होता है, उसको इमीडिएटली अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए, रेटिना की जांच करवानी चाहिए। और अगर डायबिटिक मैकुलर एडिमा डिटेक्ट करना है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एग्जामिन करके भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको डॉक्यूमेंटेड चाहिए। तो एक होता है ओसीटी, आंखों का ओसीटी करते हैं, उससे एग्जैक्ट हमको मालूम पड़ जाता है कि मैकुला में कितना एडिमा हुआ है, कितना स्वेलिंग आया है। और फंडस कैमरा होता है जिससे हम लोग रेटिना का फोटो ले लेते हैं, उससे हम खुद भी देख सकते हैं और पेशेंट को दिखा भी सकते हैं कि उसके रेटिना में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जो रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें माइक्रोएंजियोपैथी की वजह से कभी कभी खून उतर आता है, जो कि बाद में जा करके बहुत ही विजन लॉस तक पहुंच सकता है। और अगर पेशेंट जल्दी से इसका अर्ली स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट करवा ले तो इसको हम लोग आराम से ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटीज का उसका कंट्रोल करके डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो फिर रेटिना भी उसका बचाव कर सकते हैं। अब डॉक्टर अशोक जी, जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। जी 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 प्लीज आप जारी। डायबिटिक रेटिनोपैथी को कई भागों में क्लासिफाई किया गया है, जैसे नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। तो अगर ये प्रोलिफरेटिव हो जाता है तो फिर रेटिना में नए नए छोटे छोटे ब्लड वेसल बनने लगते हैं और कभी कभी वो रप्चर कर जाते हैं। और एक बार जब रप्चर हो जाता है तो फिर हमारे जो आंखों का जो मोटा पानी होता है, जिसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, उसमें पूरा ब्लड उतर आता है, जिसको फिर बाद में बोलते हैं कि विट्रियस हेमरेज हो गया। फिर वो फाइब्रोवैस्कुलर स्ट्रेन्स बनाता है, फिर रेटिनल डिटैचमेंट भी कर देता है। तो यानी कि डायबिटीज की वजह से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है इसका अर्ली स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो बाद में जाकर के ये काफी सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, जो ब्लाइंडनेस तक तुरंत पहुंच सकता है। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी हमने दी। खूबसूरत दुनिया देखनी है तो आंखों को खूबसूरत बनाए रखे लोग। डॉक्टर अशोक जी, जब डायबिटीज की बात आती है तो दो तरह से देखते हैं इसको। एक तो ब्लड शुगर का कम हो जाना और बढ़ जाना, दोनों केस अलग अलग है। दोनों में क्या अंतर है और कौन ज्यादा रिस्की है? हाँ, बिल्कुल सही। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। और देखिए क्या है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि डायबिटीज का जो ब्लड शुगर का लेवल है ना, ये विभिन्न मरीजों में अलग अलग टारगेट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी एक यंग पर्सन है जो 20-22 साल का है, फंक्शनल लाइफ है उसकी, और वो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है और हम लोग उसमें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज ट्राई कर रहे हैं, तो हम उसके शुगर को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे। तो हमारा उसमें शुगर को हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ रखते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो 75 साल का है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसका गुर्दे का भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर शुगर कम होने पर खतरा ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों में हम लोग शुगर का टारगेट थोड़ा लिबरल रखते हैं और उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा शुगर के जो टारगेट्स हैं इसको ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेवल है ये मरीज के अकॉर्डिंगली ये वैरी करता है। अब जब नॉर्मल लेवल वैरी करता है तो हम ये बात कर लेते हैं कि ठीक है, इसके ऊपर कितना और इसके नीचे कितना। और ऑफकोर्स शुगर बढ़ना और शुगर घटना दोनों खतरनाक है, लेकिन ज्यादा खतरनाक शुगर का कम होना है, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका कारण है क्योंकि एक बार अगर हाइपोग्लाइसीमिया होती है तो हमें हार्ट के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है, रिदीमियाज हो जाते हैं, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है और पेशेंट को परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा एक्सपीरियंस है जब जिस एक्सपीरियंस से अगर एक मरीज गुजरता है तो उसके बाद उसके जीवन में उसकी एक स्मृति रह जाती है और वो इससे बहुत डरता है। दूसरी बात यह है कि बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होने से शरीर हाइपोग्लाइसीमिया को पकड़ नहीं पाता और मरीज की शुगर डेंजरसली लो हो जाती है और मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसको क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली कार्डियक प्रॉब्लम या स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो वस्तुतः हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा खतरनाक है हाइपरग्लाइसीमिया से। और सिम्टम्स जो बात हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है और हाइपरग्लाइसीमिया का क्या है, तो देखिए शुगर बढ़ने में और शुगर कम होने में दोनों में वस्तुतः घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी होना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये दोनों सिम्टम्स एक ही हैं, चाहे हाइपो चाहे हाइपर के। बस प्रॉब्लम ये है कि जब शुगर बढ़ती है तो आपको
ड्राई सिम्टम्स होते हैं। मैंने कहा ड्राई सिम्टम्स मतलब मुंह सूखना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब होना, ये ड्राई सिम्टम्स है। इसके उलट जब आपकी शुगर कम हो रही होती है तो आपको वेट सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पसीना होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन होना। तो ये एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है कि शुगर बढ़ गई है कि घट गई है। मैं अपने दर्शकों से, अपने जो लोग ये सुन रहे हो उनसे कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज का पेशेंट हो और आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि शुगर बढ़ी है कि कम है, और आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है कि आप उसको चेक कर सकते हो कि शुगर कम है कि ज्यादा है, इस चक्कर में मत पड़िए कि शुगर कम है कि ज्यादा है। उसको मान लीजिए कि शुगर कम है और उसको 3 चीजें फटाफट करना है। क्या? 3 चम्मच चीनी, 15 मिनट बाद पुनः 3 चम्मच चीनी, और बीच में 1 रोटी और 1 सेव। अगर आप इतना करते हैं तो आप अपने जीवन काल में, विश्वास मानिए, 2 जीवन बड़े आराम से बचा सकते हैं। आप डॉक्टरों का काम कर सकते हैं, 2 लाइफ, आप वैल्यूएबल लाइफ बचा सकते हैं अगर केवल सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ठीक तरीके से जान के और किसी की मदद करके। तो मैंने देखा है शुगर कम होने पर कई बार लोग उसको ढेर सारे रसगुल्ले, ढेर सारे चीनी, ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाने लगते हैं। तो ज़्यादा मीठा खिलाना भी हानिकारक होता है, और कई बार लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा चीनी नहीं देते, उसको खीरा दे दिया या कोई ऐसी चीज़ दे दी जिसमें चीनी है ही नहीं, तो उसमें भी खतरनाक होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये जीवन से जुड़ा मामला है। आपको एप्रोप्रिएट चीनी देनी है, 3 चीजें करना है। 15 मिनट में एक बार 3 चम्मच चीनी, 15 मिनट बाद पुनः 3 चम्मच चीनी, और 1 रोटी या 1 सेव बीच में देना है। अगर आपने इतना किया है तो आप इतना जान के चलिए कि अगले आधे घंटे तक आप सेफ हैं और आपके मरीज का जो ब्लड शुगर का स्तर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आप ऐसे में अस्पताल ले जा सकते हैं या किसी डॉक्टर की फोन कॉल से मदद ले सकते हैं और उस व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि इमरजेंसी की स्थिति में ये कैसे आप 3 चम्मच चीनी आपको फायदा करेगी। मैडम आप पास आते हैं, जब दिल में दर्द उठता है तो अक्सर लोग कार्डियोलॉजी जाते हैं, भागते हैं कि कार्डियो, लेकिन हर सीने का दर्द दिल का दर्द नहीं होता है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि कोई और कारण था, वो चेस्ट पेन था, गैस्ट्रिक थी, बहुत से ऐसे। तो एग्जैक्ट कैसे जाने कि ये दिल का ही दर्द है? बिल्कुल बात सही है। देखिए, चेस्ट पेन हो तो कुछ चीजें यूजुअली हो तो ऐसा मानना चाहिए कि ये कार्डियक पेन है। जैसे सपोज अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, ओबीज है, शुगर अनकंट्रोल रहती है, चेस्ट पेन हुआ है और पेन हैवीनेस की तरह है, भारीपन की तरह से कुछ रख दिया गया उसी में, या जलन हो रही है और वो हाथों में जा रहा है, अगर टिपिकली हाथ में अगर रेडिएट कर रहा है तो कई बार संभावना होती है कि ये चेस्ट पेन कार्डियक हो सकता है। अभी भी इसकी संभावना ही होती है। मतलब केवल सिम्टम्स के आधार पे, सीने में दर्द के आधार पे 100% कभी भी ये शक वेरीफाई तभी हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाए। मतलब ये आप कंफर्म नहीं हो सकते कि ये हार्ट की वजह से चेस्ट पेन है। लेकिन अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर है तो उसे कभी भी इसको गैस का दर्द समझ के अवॉइड ना करें। मेरी बात एक्चुअली आपसे थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, डॉक्टर आशुतोष, कि हाइपोग्लाइसीमिया हो तो ये 3 चीजें कर लें और कम से कम आप थोड़ा सेफ हैं ना। उसी तरीके से अगर किसी को चेस्ट पेन है, वो पेशेंट जो भी बंदा है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है और पेन हाथों में जा रहा है, पेन हैवीनेस की तरह है या जलन हो रही है, तो अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ओबीस पेशेंट है, उसकी एज ज्यादा है, वो स्मोकर है, उसके परिवार में परंपरा इस चीज की है, वो फिजिकली इनएक्टिव रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, नाइट शिफ्ट में काम करता है, या कुछ भी उसके जीवन में ऐसा है जो कि एग्जैक्टली सही नहीं है, ये सब कुछ अगर सही भी है तो भी कभी भी चेस्ट पेन को अवॉइड करना ठीक नहीं है। जो मेडिकल कंसल्टेंट है उसको डिसाइड करने दीजिए कि आपका चेस्ट पेन हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि बहुत बार लोग जो है जो दूर दूर रहते हैं, पेरीफेरी में रहते हैं, वो पहुंच नहीं पाते समय पे, और वो 1-2 दिन तो इसी बात में अवॉइड कर देते हैं कि हमें गैस, ज्यादातर लोग सोचते हैं तो गैस जैसी लग रही, जलन लग रही है, कुछ गैस की दवा खा लिए, पेंटाप्रोजोल खा लिए और हमें आराम हो गया।
अब होता क्या है कि जब भी हार्ट अटैक होता है, सपोज किसी को चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ और डायबिटिक है, पता भी नहीं चलेगा, हमने बताया आपको कि उतना पता भी नहीं चलेगा, सिम्टम थोड़ी सी अनइजीनेस हुई, कुछ थोड़ा सपोज गैस्ट्राइटिस लगा, और पेशेंट ने क्या किया कि बाहर वो गया और गैस की दवा लगवा के घर चला गया। जो उसका टाइम है, जो कम से कम समय में वो हॉस्पिटल में पहुंचता और कुछ ऐसी दवा लगती जिससे उसके उस ब्लॉकेज को दवा के माध्यम से भी खोला जा सकता था, वो समय वो लूज कर जाता है और वो अल्टीमेटली उस समय पहुंचता है जब सारा इवेंट हो चुका रहता है। और ये सारा इवेंट 6 से 12 घंटे में हो जाता है। मतलब अगर आप 6 से 12 घंटे लेट हो गए तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? फिर वो बाद में जाके आपको पीसीआई करता रहेगा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करता रहेगा, लेकिन उसका कोई खास मतलब रह नहीं जाता। तो कहने का मतलब है, आपको चेस्ट पेन हो, आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए। चेस्ट पेन हो ही क्यों, मैं तो उसके भी पहले आपसे बात कर रही थी कि हम लोग को हार्ट की प्रॉब्लम हो ही ना, हम लोग वहां पे काम कर लिया जाए। फिर भी अगर कभी सपोज ऐसा होता है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और उसे डिसाइड करने दें कि ये चेस्ट पेन कार्डियक है या नॉन कार्डियक है। डेफिनेटली कई बार चेस्ट पेन रेस्पिरेटरी कारण से होता है, फेफड़े की वजह से होता है, कई बार एंजाइटी में होता है, कई बार गैस में होता है, कई बार मस्कुलो स्केलेटल पेन होता है, बहुत तरीके के पेन होते हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी बात सही है कि हमेशा ऐसा नहीं कि कार्डियक पेन होता है, लेकिन ये आप मत डिसाइड करिए, ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि तब आप खतरे से बाहर रहेंगे। बस मेरा मैसेज यही। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, खुद डॉक्टर मत बने उस समय, क्योंकि सही इलाज तभी अच्छा है जब सही समय पे मिले। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, जस्ट 2 मिनट, बिल्कुल। कि सही डॉक्टर कौन है ये भी आपको समझना है। ये सही डॉक्टर वाली बात भी हमारे यहाँ बहुत लंबा इसका मतलब है, बड़ा गूढ़ मतलब है, और इसको सबको समझना पड़ेगा। जैसे सही गुरु कौन है ये पता होना चाहिए। अगर आपने गुरु नहीं चुना सही तो फिर जीवन में कुछ नहीं हासिल हो पाता। उसी तरीके से सही डॉक्टर भी सही चुनना जरूरी है। ये बहुत सही। अगर आपने अपने पड़ोसी को डॉक्टर मान लिया, अगर आपने किसी मित्र से बात करके और उसकी बात को डॉक्टरी सलाह मान के काम कर लिया, तो फिर वो मेरी बात फिर सही तरीके से फिर लागू नहीं होती। जब आप सही डॉक्टर चुनते हैं तभी ये बात लागू होती है। यही मैं डॉक्टर संतोष जी, ये डायबिटिक रिलेटेड ब्लाइंडनेस आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? एग्जैक्टली, डायबिटीज से हमारे आंखों में जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लाइंडनेस तक पहुंच सकती है। इसके दो प्रॉब्लम डायबिटीज कर सकता है, एक तो अर्ली ऑनसेट कैटरेक्ट और एक ग्लोकोमा। और रेटिना का जो प्रॉब्लम होता है वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ही। तो पेशेंट को चाहिए कि डायबिटीज डायग्नोज होते ही अपनी आंखों की जांच करवाए। उसको पॉसिबिलिटी रहती है कि अर्ली ऑनसेट जल्दी से यंग एज में ही कैटरेक्ट हो जाए या पर्दे की बीमारी हो जाए, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर वो ब्लाइंडनेस कॉज करता है। अगर बार बार जांच करवाते रहते हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं आंखों का जो प्रेशर होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, अगर वो बढ़ रहा है जो ग्लोकोमा कर सकता है। और जैसे बताया मैंने आपको कि ग्लोकोमा एक साइलेंट किलर है। ये पेरिफेरल विजन लॉस करता है, जिसमें कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसकी सेंट्रल विजन नॉर्मल होती है लेकिन पेरिफेरल विजन लॉस होता है। लेकिन उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कई सारे टेस्ट करने के बाद में। तो अर्ली ऑनसेट कैटरेक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर ट्रीट नहीं किया जाए और ग्लोकोमा, ये मुख्य चीजें हैं जो अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो जा करके बाद में ब्लाइंडनेस तक पहुंच सकती है। डॉक्टर आशुतोष जी, कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल हमें कई बीमारियों से बचाते भी है। तो ये जानना चाहेंगे डायबिटिक पेशेंट के लिए आप क्या बताएंगे, कैसी उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसा उनका खान-पान और क्या रूटीन उनका होना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है, केवल शुगर नहीं। आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, आरोग्य का सही रास्ता अगर कोई है तो आपकी नियमित दिनचर्या ही है। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। और ये जब मैं कहता हूँ तो वो मन से आप कैसा सोचते हैं, आप अपने जीवन को कितना व्यवस्थित रखते हैं, आप अपने काम में, अपने लक्ष्यों में दूसरों को कितना समाहित करते हैं, आप दूसरों को कैसे लेके चलते हैं और दूसरों पे कितना विश्वास करके चलते हैं, ये सारी बातें आरोग्य डिसाइड करती है। हमारा लाइफस्टाइल का मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक है, केवल खाने का परहेज और एक्सरसाइज से नहीं। आप
स्पिरिचुअलिटी और दूसरे के साथ व्यवहार के साथ भी इसको जोड़ के रखें, तभी आप ऐसे माहौल में रहते हैं जो आपको सुकून देता है, आपको चैन देता है और आपको ढेर सारी बीमारियों से आरोग्य प्रदान करता है। ये हमारे यहाँ पहले से माना जाता है और साइंस भी अब इसको अच्छे खासे एविडेंस के साथ मानती है। तो अब आइए बात करें कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो लाइफस्टाइल हो वो कैसी हो, जिसपे हम इन सारी बीमारियों को बचा सकते हैं। जैसे कि जिसको हम लोग पर्टिकुलरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात कहूँगा, जैसे कि शुगर की बीमारी, हार्ट का बीमारी, कैंसर, फेफड़े की बीमारी और ये सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन्फेक्शियस डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी बीमारियों से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखिए 4 चीजें बहुत जरूरी। 4, एक खाने का, दूसरा जो एक्सरसाइज है, तीसरा जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आसपास का व्यवहार है लोगों के प्रति, और हमारी जो रहन सहन जीवन शैली है उसका तरीका, जैसे हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, किस माहौल में खाते हैं, ये सारी बातें। और चौथी बात, समय से इसकी शुरुआत, समय से इसकी शुरुआत भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। तो ये 4 चीजें हैं जो दवा के अलावा शुरू होती हैं। तो अब समय से शुरुआत का मतलब क्या है, जब आप 2 साल के हों तो आपके संस्कार में ऐसी चीजें डाली जाएं कि आप स्वस्थ खाना खाएं। अगर आप अपने बच्चे को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर और इसकी आदत डालेंगे तो ये बात मान के चलिए कि उसका आप 10-15 साल कम कर रहे हैं। आप अपने प्यार में अपने बच्चे को गलत आदत दे रहे हैं। जबकि अगर आप उसको फल, सब्जियां, सलाद अपने साथ दौड़ने ले जाना, उसको एक्सरसाइज कराना, उसको वीडियो गेम ना खेलने देना और अपने स्कूल में ये देखना कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें स्पोर्ट्स को कितना महत्व देते हैं और क्या वो खेलने में भी अच्छा है कि नहीं है, और खेलने पर भी उसको उतनी ही शाबाशी देते हैं जितना कि पढ़ने पर देते हैं। ये सारी बातें बहुत जरूरी है। तो ये हो गई सही शुरुआत, जो कि आपके घर से शुरू होती है 2 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में। अब हो गई, आइए बात करते हैं खान पान। खान पान बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मैं यहाँ देख भी रहा था बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में से दिखाई भी दे रहे थे। सबसे पहला चीज होता है खान पान के लिए खान पान का माहौल, ठीक, और आप अपनी रुचि के हिसाब से खाना खाएं। हमने देखा है तमाम लोग ये कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अल्टीमेटली अगर आप इसकी पूरी लिस्ट बना के बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ मत खाओ और आपका जीवन इतना स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हे भगवान ये क्या खा लिया, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो तुरंत बीमार हो जाऊंगा और डॉक्टर के पास ही हमें पहुंचना है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, डराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसकी सही समझ कायम करना बहुत जरूरी है। एक खान पान का एक माहौल सही रहे, इसके लिए सबसे पहले माहौल में हम क्या कहते हैं, फैमिली के साथ शांति से बैठकर बिना टीवी देखते हुए खाने के बारे में चर्चा करके चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। ये सबसे पहली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और खाने से पहले इसका एक निमंत्रण अपने सभी फैमिली मेंबर्स को जरूर करें और एक समय जरूर रखें। ये बहुत जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ पहले ये होता था, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली सभी लोग बिजी हैं। कुछ लोग तो रेड सिग्नल पर किसी तरीके से अपना नाश्ता करते हैं। ये वाला कल्चर अच्छा नहीं है। दौड़ते भागते खाना खाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो एक तो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के जब आप खाएंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो आपको खाना जब आप चबा के खाते हैं तो जो उसके पोषक तत्व हैं आपके शरीर में ठीक से मिलते हैं और वो ठीक से पच जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप चबा चबा के खाते हैं तो आप उतना ही खाते हैं जितना आपके शरीर की जरूरत है। ऐसे क्या है, हमारा शरीर डंपिंग यार्ड बन जाता है। हम पूरा खाना जो है कचरे में, डब्बे में जैसे डालना है डाल दिया, ऐसा नहीं। हमारा पेट है, हमारा दिमाग है, इसके बीच का एक सामंजस्य होना चाहिए। तीसरी बात, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं और उसके साथ खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, कहीं चीज और है, दिमाग के साथ पेट का कोऑर्डिनेशन गायब, तो पाचन क्रिया गायब। तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे में हमेशा हार्मोनल डिसबैलेंसेस होंगे और आप ज्यादा खाएंगे और बीमारियों को आप आमंत्रित करेंगे। ये तो एक बात होगी। तीसरा मैं बताता हूं, खाना जितना भूख लगा रहे आपको, जितनी भी आपको भूख है, खाना खींच के नहीं खाना है। बनारसी भाषा में अगर कहें
खाना खींच के नहीं खाना। माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी बातें चूंकि हमको जनमानस तक पहुंचना है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ये कहें कि खाना फुल स्टमक नहीं खाना है, पूरी भूख भर नहीं खाना। जो भी आपकी भूख लगी रहे उसका 1/3 हिस्सा हमेशा छोड़ देना है, ताकि आपके लिए पचने का और आगे 6 घंटे बाद अगर आपको खाना मिल रहा है तो उसकी व्यवस्था रहे। तो भूख लगी है तो पूरा नहीं खाना है, आपको खाने की कोई कमी नहीं है, हर जगह खाना उपलब्ध है। 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद निश्चित खाना मिल जाएगा, 12 घंटे बाद। तो खाना एक तो भूख से कम खाना है। अगर खाना खींच के खाएंगे तो सूद के साथ डॉक्टर के पास जमा करेंगे। ये एक कॉमन सेइंग है जो हम लोग कहते हैं कि इसके लिए आपको फिर एक बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा, और ये केवल पैसे तक सीमित नहीं रहेगा, आपका लाइफ भी छोटा कर देगा। तो खाने को कम खाना। अब बात आती है खाना प्रोपोर्शनेट खाना है। प्रोपोर्शनेट खाने का मतलब क्या है? खाने की थाली का साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी सी गुजराती थाली में ढेर सारा खाना रख के अगर खाएंगे, अगर थाली बड़ी होगी तो ज्यादा खाना लेके खाएंगे तो दिक्कत है। तो थाली का साइज एक रहे, उसमें एक खाना अपना निकाल लिया, एक बार में जितना खाना निकाला है उसमें खाना खाया और उसमें संतुष्ट रहे। दोबारा खाना लेना, तिबारा खाना लेना वो ठीक नहीं है। अब थाली का साइज कितना होना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है। सबके घर में अलग अलग थाली है, और मैं ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कैसे बताऊं, तो आप ऐसे समझिए। अगर आपका हाथ ऐसे है, अगर आप इसको ऐसे रखें, पता नहीं फ्रेम में है कि नहीं, और ये ऐसा होना चाहिए 9 इंच, अगर ऐसे कहें 9 इंच, या आपका हाथ ऐसे रहे और इसको ऐसे कर लें, तो ये जो थाली का साइज है, जो डायमीटर है, ये आइडियल थाली का साइज है। अब इसी थाली में आपको खाना खाना है। इस थाली का 1/4 हिस्सा रोटी, चावल, आलू या कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 1/4 हिस्सा प्रोटीन वाला होना चाहिए, दाल, दूध, पनीर, अंडा होना चाहिए, और खाने की थाली का आधा हिस्सा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खाने की थाली का आधा हिस्सा सब्जियां, सलाद, जितने फाइबर वाली चीजें होती हैं वो होना चाहिए। जब आपका ये प्रोपोर्शनेट मॉडल जो रहेगा, बैलेंस डाइट के हिसाब से चलेगा, तो आप विश्वास मान के चलिए आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, और उसके लिए आपको मल्टीपल हेल्थ सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है, और आपकी डॉक्टर की विजिट कम हो जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनेट खाना बहुत जरूरी है। फिर हमारे इंडियन खाने में हम लोग रोटी को ज्यादा महत्व देते हैं। भाई खाने में रोटी नहीं खाया, भूख नहीं भरी। केवल रोटी खाना नहीं है, खाना दाल भी है, खाना दूध भी है, खाना दही भी है, खाना बेसन भी है, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजों से मिल के खाना बनता है। खाने में फल उत्तम श्रेणी का खाना है, केवल रोटी खाना नहीं है। रोटी को कम करके बाकी चीजों को आप बढ़ाएंगे तो आपकी थाली प्रोपोर्शनेट हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, जो भी देख रहे हो, अपने जीवन में ख्याल करके 2 बार, दिन में 2 बार, मैं फिर कहूंगा, फल का सेवन निश्चित करें। और वो फल बहुत महंगे एवोकाडो और कीवी टाइप के नहीं होने चाहिए, वो सिंपल सस्ते आपके सीजनल फल होने चाहिए। ये भी एवोकाडो के ही बराबर हैं। और आपको पपीता, अमरूद और ऐसे संतरा, मौसमी, जो भी आपको मिलता है, पूरा फल खाना है, फल का रस नहीं खाना है। फल खाना है और दिन में 2 बार जरूर खाना है। ये तीसरी बात, आपको अपना खाना रात के 8 बजे तक खा लेना है, ताकि आप ज्यादा रात में देर से खाना न खाएं। एक ये चीज निकल के आती है। फिर चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाने में तेल की मात्रा, खाने में तेल की मात्रा सीमित होनी चाहिए, और ये 500 ml प्रति व्यक्ति प्रति महीना होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? आधा लीटर प्रति व्यक्ति प्रति महीना अगर आप तेल खा रहे होंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब जो 5 ml वाला चम्मच होता है, 2 से 3 बार। हम लोग हमेशा कहते हैं प्रति व्यक्ति को तेल कितना? आधा लीटर 1 महीना। इसी तरह हम लोग कहते हैं तेल कम करने के लिए क्या करना है? कुकर में सब्जी बनाएंगे, भारत को हेल्दी बनाएंगे। तो कुकर में सब्जी बनाने से आपका तेल का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात, नट्स जरूर खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ लोग नट्स को कहते हैं अरे मेवा खा लिया बहुत फैल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं जी,
अगर आप मूंगफली खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपकी आंखें खूबसूरत बनी रहेंगी, दिल आपकी बात सुनेगा। दिल तक बात पहुंचाना है तो नट्स जरूर खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नट्स का कंजम्पशन कितना होना चाहिए? इतना, एक मुट्ठी बराबर। अगर आप नट्स खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और पानी 2 ग्लास आपको एक्स्ट्रा पीना है। तो ये हो गई दिनचर्या में आपके खान पान की बात। दूसरी बात अगर हम लोग कहें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हम लोग जैसे कहते हैं ना, जैसे एक्सरसाइज के 3 कंपोनेंट है। मैं क्विकली बताना चाहूंगा केवल 5 मिनट में। देखिए, हमारी एक्सरसाइज 3 टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक्स। एरोबिक्स मतलब दौड़ना, चलना, स्विमिंग, साइकिलिंग। दूसरी होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब आपने कोई चीज वेट्स उठाया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। और तीसरा चीज होता है स्ट्रेचिंग, योगा, बैलेंसिंग एक्सरसाइज। कई लोग एक्सरसाइज का मतलब ये समझते हैं कि भाई मैंने योगा कर लिया तो एक्सरसाइज मेरी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एक्सरसाइज में तीनों कंपोनेंट जरूर होने चाहिए, एरोबिक, रेजिस्टेंस एंड योगा। और इसके अपने अपने वेटेज हैं, 21% एरोबिक, 21% रेजिस्टेंस एंड 5 to 7% योगा। योगा और स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, ताइची एक्सरसाइज, इन सब की स्टडी अवेलेबल है। ये 5% से ज्यादा नहीं है, और ये मेंटल रिलैक्सेशन के बाद ज्यादा असर दिखाती है। तो प्लीज आप अपनी एक्सरसाइज को इन 3 कंपोनेंट में जरूर रखें, और इन तीनों का ख्याल होना चाहिए। फिर तीसरा एक चीज होती है एक्टिविटी। अपने आप को एक्टिव बनाएं। जहां तक हो सके लेटने पे बैठने का ऑप्शन हो बैठें, चलने का ऑप्शन हो चलें। अपनी सीट को 90 मिनट के बाद जरूर छोड़ दें। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियां चलें। साइकिल को हे दृष्टि से ना देखें। साइकिल आपका हेल्थ कोच है, उसको आपको चलाना है। और अगर एक आध बार बाजार में जाएंगे, पैदल से लेते आएंगे कोई सामान, या घर की साफ सफाई कर लेंगे, अपने कार की सफाई कर लेंगे, कुछ एक्टिविटी बनाए रखेंगे, तो बीमारी आपको दूर रखेगी। तो ये मोटा मोटा मैंने कुछ मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया करके और इन सारी बीमारियों से दूर भाग सकते हैं। डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, फेफड़े का प्रॉब्लम और कैंसर, ये सभी चीजों को आप अपने जीवन में से दूर रख सकते हैं, और आप अपने और अपने देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं। और खासकर जो खाने के लिए कह सकते हैं कि खाने में बताएं आपने चीजें 4। पहला संस्कार, दूसरा पौष्टिक आहार, तीसरा खाने का संस्कार, और फिर थाली का आकार। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आपके पास आते हैं, दिल की बीमारी, ये दिल का रोग जो है, क्या इसका उम्र से कोई वास्ता होता है, या किसी भी उम्र में दिल का रोगी हो सकता है इंसान? बात सही है। देखिए, बेसिकली जो हम लोग जो आज का सेशन कर रहे हैं जिसमें दिल की बीमारी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को डायबिटीज होती है और डायबिटीज के साथ हार्ट की डिजीज डेवलप होती है, तो देखा गया, हम लोग कहते हैं कि देखिए डायबिटीज और हार्ट डिजीज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, अपने काम धाम में लगते हैं, 30-32 साल की उम्र में बहुत ढेर सारा स्ट्रेस आता है, अब पैसे अर्न करने के चक्कर में जो एक्सरसाइज सब खत्म हो जाती है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाती है, और डायबिटीज आता है, या पहले ब्लड प्रेशर आता है, मोटापा आता है, और फिर धीरे धीरे 40-45 साल में हार्ट अटैक आता है। यूजुअल साइकिल यही होती है। 40 साल से लेकर के 60 साल में ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आता है। लेकिन जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि डायबिटीज अब पहले हो रही है, हम लोग खुद अपनी क्लिनिक में देख रहे हैं कि डायबिटीज 20 साल, 22 साल, 25 साल ऐसे उम्र में लोगों को हो रही है। तो हार्ट की डिजीज भी ऐसी उम्र में लोगों को हो रही है जो हम लोग बात कर रहे हैं इस फोरम पे, हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर, जो कि डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड डिजीज है। देखिए, हार्ट की डिजीज एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। अगर हम इसको ऐसे बात करें तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन हम लोग इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने से या जेनेटिकली होने से, और जो डायबिटीज के साथ या मेटाबॉलिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये डेफिनेटली आजकल जल्दी एज में हो रही है और कम एज में हो रही है, और हमारे यंग बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। अभी डॉक्टर आशुतोष कह रहे थे ना कि 2 साल की उम्र से खाने वाली बात, क्योंकि 2 साल की उम्र से लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। ये क्या चीज है? ये इसका मतलब है कि जो खून की नलियां हैं उनमें जो ब्लॉकेज की टेंडेंसी स्टार्ट होती है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, ये 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। और हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ढेर सारा बटर, ढेर सारा घी, ढेर सारा बहुत एनर्जी डेंस खाना देते हैं। अब अगर हम उनको एनर्जी डेंस खाना दे रहे हैं
और वो बच्चों की तरह से उतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे जितना छोटे बच्चे पहले करते थे। जैसे पहले बहुत देर तक हम ही लोग पहले जो जब छोटे थे तो 5-5 6-6 घंटा खेलते रहते थे। अभी बच्चे इतना खेल ही नहीं पा रहे, उनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है, उनके पास वैसा माहौल नहीं है, उतना वो अगल बगल से उतना मिलते नहीं है, तो खेल अब बहुत कम हो गया है। तो क्योंकि खेल कम हो गया है तो बच्चे उतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बच्चे उतना खेल नहीं रहे, तो बच्चे उतनी कैलोरी कैसे ले पाएंगे? तो पता चलेगा कि कैलोरी ज्यादा लेंगे, फैटी चीज ज्यादा लेंगे, तो अभी आप देखिए चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। छोटे बच्चे कई बार आप देखेंगे बहुत ओबीज हो जाते हैं, और यही आगे चल के डायबिटीज और हार्ट डिजीज के कैंडिडेट, जिनको आगे चल के ऐसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हार्ट की बीमारी है वो पहले आ रही है, पहले की एज में आ रही है, यंग लोग अफेक्ट हो रहे हैं, 20 साल के लोग, 22 साल के लोग, 25 साल के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और डॉक्टर आशुतोष ने अभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये हम लोग बराबर अपने पेशेंट को ओपीडी में भी बताते रहते हैं, ये हम लोग की हैबिट हो गई है बताने की, इसीलिए हम लोग इसको इतना डिटेल में बता रहे हैं। क्योंकि अगर इसको हम एजुकेट नहीं करते हैं तो मरीजों का काम ही नहीं होता है। अगर उन्हें वो पता नहीं चला, सिर्फ दवा लिए चले गए, तो उसके बाद उनका काम बनता ही नहीं है। क्योंकि इलाज के तो 4 पिलर हैं, ठीक डाइट, ठीक एक्सरसाइज, उनका ठीक मेंटल स्टेटस और सही मेडिसिन। जब ये चारों मिलेगी तभी हम उनको हार्ट डिजीज से बचा पाएंगे, उनकी डायबिटीज ठीक कर पाएंगे, उनके बीमारी को हम रिवर्स पैटर्न में डाल पाएंगे, और उन्हें या उस स्टेज पे, एटलीस्ट उस स्टेज पे हम होल्ड कर पाएंगे। देखिए पेशेंट होता है ना, आपको मैं बताऊं, कोई एक चीज का पेशेंट नहीं होता। आप देखेंगे अगर कभी बात करेंगे, डायबिटीज है मुझे, हार्ट की डिजीज है, रीनल इन्वॉल्वमेंट भी है, पता चला बोन भी कमजोर है, घुटने में भी दर्द होता है, चलने में भी सांस फूलती है, मल्टीपल चीजें होती है एक पेशेंट को, वो हैरेस हो जाता है मल्टीपल डॉक्टर को दिखाते दिखाते, क्योंकि वो पहले की स्टेज में चीजों को सही नहीं किया रहता है, और बाद की स्टेज में उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने समाज में इन चीजों को तेजी से फैलाएं। ये आप लोग ने जो कार्यक्रम रखा है आज, इसके माध्यम से हम लोग बहुत से लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं इस बात को कि ये बहुत आसान है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके सही पैटर्न में, जैसा डॉक्टर आशुतोष ने बताया, हम लोग बहुत बड़े नंबर ऑफ बीमारी को एक्चुअली बहुत कम कर सकते हैं, और डिजीज बर्डन बहुत कम हो सकता है। अब जो पेशेंट डायबिटीज के थे या हार्ट डिजीज के थे, जो सही से मेडिसिन ले रहे थे, ठीक लाइफस्टाइल में थे, बढ़िया से अपने शुगर को कंट्रोल किए हुए थे, अपनी हार्ट डिजीज की मेडिसिन ले रहे थे, प्रिवेंशन की मेडिसिन ले रहे थे, उनमें प्रॉब्लम कम हुई। हम लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत से पेशेंट में कोविड हुआ लेकिन उनके आउटकम्स ठीक रहे। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% सभी का आउटकम ठीक रहा, लेकिन अगर 95% लोगों का आउटकम ठीक रहा तो ये बहुत अच्छा फिगर है। ज्यादातर लोग ठीक रहे, उनको वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ। जबकि मैं आपको बताऊं, जितने भी सीरियस पेशेंट होते हैं उनमें जो कोविड के पेशेंट रहे, और उनको बाद में जब एनालाइज किया गया तो देखा गया उनमें से ज्यादातर लोगों में कुछ ना कुछ कार्डियक एक्टिविटी हुई थी, क्योंकि वो जो सब्सटेंस रिलीज होता है कोविड इन्फेक्शन में, वो इन्फ्लेमेशन करता है, उससे हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर आप सही मेडिकेशन पे हैं, सही लाइफ स्टाइल पे हैं, तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, रादर कि आप किसी एक दिन पूछने लगे अचानक कि अभी क्या करना है, जस्ट अभी बताइए, अभी कर दूं और अभी खत्म कर दूं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसा कि डॉक्टर आशुतोष कह रहे थे कि एक मैराथन है, ये 400 मीटर या 800 मीटर नहीं है, ये एक लंबी रेस है। तो लंबी रेस में अगर हम लोग काम को कंसिस्टेंट करेंगे और हम लोग कछुए की तरह से काम को करेंगे तो हम लोग की जीत पक्की है। खरगोश को तो वैसे भी जीत नहीं मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने अच्छी जानकारी दी कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है, और कई बीमारियां ऐसी होती है जो हम पर आती नहीं बल्कि हम बुला लेते हैं जाने जाने में। जैसे बच्चों को ओवर ईट कराना, ज्यादा खिलाते हैं, ज्यादा उनके लाल पैर में, वो भी नुकसान है। डॉक्टर संतोष जी, जी जी मैम। नहीं, मैं जैसे ये कह रही थी कि और उन्हें एक्सरसाइज या खेलने के लिए हम इनकरेज नहीं करते। हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी बराबर इनकरेज करना चाहिए, और जरूर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए ताकि वो गेम्स को अच्छे से समझे और फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम्स को करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे लिए भी और बच्चों के लिए। डॉक्टर संतोष जी, एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आया, ब्लैक फंगस। हालांकि ये काफी पहले से है, लेकिन ये कोविड काल के दौरान ज्यादा चर्चा में आया। इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं कि ये ना हो, क्योंकि ये आया तो अभी चर्चा में है, लेकिन शायद ये पहले से ही रहा है। एग्जैक्टली, ब्लैक फंगस पहले से ही है, इसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, और ये हमारे नाक, आंख और दिमाग तीनों को इन्वॉल्व करता है। इसको बोलते हैं राइनो आर्बाइटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। जैसे कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स में या
पेशेंट खुद भी ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए थे, या जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर था हो, या जिन पेशेंट को मॉड्यूलेटेड ड्रग्स दिए गए, या जिन पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया गया हो आईसीयू तक करके, वो पेशेंट ज्यादा प्रोन हो गए हैं म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के। अगर पहले से ही है लेकिन जब इम्यूनिटी हमारी कम हो तो ये ब्लैक फंगस ग्रो करने जो काफी डेडली हो सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमको जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को हम बूस्ट अप करें। इम्यूनिटी को हम बूस्ट अप कर सकते हैं अच्छा डाइट के, एक्सरसाइज करके, विटामिन खा करके और रैशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड। अगर आपको स्टेरॉइड दिया गया है पहले कोविड के दौरान, उसका रैशनल होना चाहिए। डॉक्टर की सलाह को ही लें, उसको कैसे टेपर ऑफ करना है टेपर ऑफ करें। या अगर आप तक हम स्टेरॉइड ले लिए थे तो हम अच्छे हो गए, तो ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से जा करके वही स्टेरॉइड ले करके खुद स्टार्ट कर दिए खाना। तो ये सब चीजें करने से ब्लैक फंगस का खतरा काफी बढ़ जाता है। साथ ही अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है आपका तो भी ब्लैक फंगस होने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस दौरान पर जो काफी कोविड के समय पर चल रहा था कि शुगर के पेशेंट हैं उनको इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स भी दे रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो जा रही है, स्टेरॉइड भी है आईसीयू में, फिर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी दिया जा रहा है पेशेंट को। ये सारी चीजें मिल करके ब्लैक फंगस यानी कि माइकोसिस होने के फंगस की ग्रोथ को इनहेंस कर दिया। इम्यूनिटी भी कम हो गई इससे और ये काफी इरप्टिव होने लगा। तो ये फंगस जो है नाक, आंख और दिमाग तीनों को इन्वॉल्व करता है। और अगर नाक में गया तो साइनसिस का प्रॉब्लम, आंख में गया तो ब्लाइंडनेस का चांसेस रहते हैं, दिमाग में गया तो सेरेब्रल पाल्सी, इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट अगर ट्रीट टाइमली नहीं किया गया। इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, व्यूअर्स को अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं जो सीधे सीधे। डॉक्टर आशुतोष जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धीरज जी ने सवाल किया है कि कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, लेकिन जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या नाइट में देर तक काम करते हैं और मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं तो ये कहता हूँ कि काश दुनिया ऐसी होती कि नाइट शिफ्ट ही ना होती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें इमरजेंसी कुछ काम रहते ही हैं और नाइट शिफ्ट के बिना दुनिया चल नहीं सकती। जब लोग सो रहे होते हैं तो किसी न किसी को काम करना ही है और हम डॉक्टरों से ज़्यादा और नर्सेज से ज़्यादा इस बात को कोई अच्छे से समझ नहीं सकता कि एक्चुअली नाइट शिफ्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर हम आवश्यक सुविधाओं में खास तौर से हैं और किसी भी क्षेत्र की हो तो नाइट शिफ्ट अगर आपकी है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो ये देखिए, साधु कितना भी खराब हो जाए गुंडा नहीं हो सकता। नहीं, मैं साफ साफ यही कहता हूँ। एक्सरसाइज कितनी भी खराब हो जाए, अगर मान लीजिए सुबह नहीं कर सकते शाम करेंगे तो 100 रुपया ना मिलके आपको 70 रुपया मिलेगा तो ना। इसलिए अगर आपको नाइट शिफ्ट है और आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस टेंशन को भूल जाइए, बस सिंपल इवनिंग में एक्सरसाइज करिए, बस उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो 100 पैसा तक मिल जाएगा, क्योंकि आप उस तरीके की चीजें चेंज नहीं कर सकते। नाइट शिफ्ट तो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहता हूँ, अपनी नाइट शिफ्ट को 15 दिन या 10 दिन तो कम से कम मिनिमम रखें ताकि आपका शरीर एडॉप्ट हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं, जो लोग 2-2 दिन पे जिनकी शिफ्ट चेंज होती है, ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो 2 दिन नाइट, 2 दिन अगले फिर जो है मॉर्निंग और फिर आफ्टरनून शिफ्ट अगर बहुत तेजी से चेंज होगी तो हमारा शरीर एडॉप्ट ही नहीं कर पाता। अगर आप लंबी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं जैसे 1 महीना 15 दिन, तो आपका बॉडी उसके हिसाब से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एडॉप्ट कर जाती है और आप इवनिंग में निसंकोच एक्सरसाइज करें। बस एक्सरसाइज थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दें, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छी जानकारी कि एक्सरसाइज जरूरी है, मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में सही। आपने उदाहरण में अच्छा दिया साधु वाला कि संत ना छोड़े संत ही कोटिंग मिले असंत, चंदन पे व्यापत नहीं लपटे रात भजन। मैम आपके पास आते हैं, वीना जी का सवाल है कि उनके ग्रैंडफादर के बाईपास सर्जरी हुई 1 साल पहले और वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो उनको कोई टिप देना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए इस समय? बिल्कुल बात है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब जब किसी को
एक बार बाईपास हो गया, बाईपास मतलब शुगर हुआ, शुगर के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा या वैस्कुलर, हमने बताया आपको कि खून की नलियों में क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज एक वैस्कुलर डिजीज है, मतलब अगर किसी को हार्ट में बाईपास हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको स्ट्रोक नहीं हो सकता, या उसको पैरों में खून की नलियों में ब्लॉकेज नहीं हो सकता, या उसके गुर्दे में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि डायबिटीज में सिर्फ हार्ट में बाईपास होने का कोई खास मतलब नहीं है, वो तो एक चीज थी, हो गई, बाईपास प्रोसीजर हो गया। अब आगे हमें ये कोशिश करनी है कि दोबारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो और शरीर की किसी भी खून की नली का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब शरीर की सारी खून की नलियां साफ हों, क्योंकि हम हर जगह बाईपास नहीं कर सकते। तो मेरी जो टिप्स है वो यही है कि आप अच्छे सेकेंडरी प्रिवेंशन पे जाएं, ऐसे सेकेंडरी प्रिवेंशन पे जाएं जिससे आपको एक सही मात्रा में स्टैटिन मिले, आपके मरीज को ठीक से देख करके उसमें ऐसी दवाइयों का चयन किया जाए कि जिसमें दोबारा ऐसा कोई भी एपिसोड होने की संभावना बहुत कम हो जाए। और ऐसी मेडिसिन इस समय समहाउ अभी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हो गई हैं, जिससे हम लोग डायबिटीज में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचाते हैं और रोक पाते हैं। अभी तो हम लोग हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज में हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, अदर वैस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी से भी प्रिवेंशन करना चाहिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो। तो इसमें डॉक्टर की सलाह लें, एक अच्छे डॉक्टर की, और इसमें प्रिवेंशन पॉसिबल है। हम लोग ऐसे बहुत से पेशेंटों को प्रिवेंट करते हैं जिनको कि आगे चल के ट्रिपल वेसल डिजीज भी अगर होती है तो आगे चल के धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती हैं। और हम लोग सिर्फ हार्ट की वेसल का प्रिवेंशन एक सही आइडिया नहीं, ये शरीर में सभी खून की नलियों में होने वाले क्लॉटिंग डिजीज का प्रिवेंशन होना चाहिए। यही मेरी सलाह है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह आपने दी। डॉक्टर संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। सवाल आया संतोष जी का ही सवाल है ये कि उनकी 4 साल की बेटी जब उनको देखती है तो कई बार लगता है भैंगापन है, लेकिन जब वो उसको टोकते हैं तो वो ठीक से दिखने लगती है। तो क्या ये वाकई में किसी तरह की बीमारी है? एग्जैक्टली जो 4 साल के बच्चे होते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें ऐसे आंखों का तिरछापन होना बहुत कॉमन है। और ये ज़्यादा उन बच्चों में प्रेवलेंट है जो नज़दीक जैसे मोबाइल का कार्टून देख रहे हैं, मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, पेरेंट्स लगा दिए देखने के लिए मोबाइल में, तो अगर उसमें ज़्यादा ये कॉमन होता है। तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को जितना जल्दी हो सके एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा करके उसकी आंखों की पूरी डिटेल में जांच करवाएं। इससे अगर बच्चे में कुछ अगर अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो उसको आंखों की जांच करके चश्मा लगा करके या कुछ ऐसे बताते हैं एक्सरसाइज करके आंखों का भेंगापन ठीक किया जा सकता है इस उम्र में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है 8 साल के बाद में, 12 साल के बाद में, फिर इसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर छोटे बच्चों में आंख में अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि भेंगापन है, तिरछापन है, तो इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके आंख के डॉक्टर को दिखा करके इसका चश्मे की जांच, इसको बच्चों में चश्मे की जांच को बोलते हैं साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, यानी कि आंखों में ड्रॉप डालते हैं फिर रेटिनोस्कोप से चश्मे का नंबर निकालते हैं। या और भी कई तरीके होते हैं, एक्सरसाइज होता है, ऑक्लूजन थेरेपी होता है, जो करके हम बच्चों के आंखों के तिरछापन को एकदम ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के। लेकिन अगर इसमें डिले कर दे तो फिर सर्जरी की नौबत आ जाती है और फिर नजर भी कमजोर हो सकती है। तो इनको एक आई स्पेशलिस्ट जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को दिखाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। निश्चित ही आप तीनों लोगों ने जो एडवाइस दी है वो काफी मीनिंगफुल है, हेल्पफुल है लोगों के लिए। और अगर लोग वाकई में बातें माने तो उनका दिल हमेशा जमा रहेगा, आंखें हमेशा खूबसूरत रहेंगी और डायबिटीज के साथ भी हमेशा हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, लोगों के जवाब दिए और सभी को बताया कि कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगले वेबिनार में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए नमस्कार।